तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी का मोस्ट वेलकम एक बार फिर से स्टडी एट होम परिवार में। भारत का सबसे टॉपेस्ट ड्राइवर फील्ड में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो स्टडी एट होम है। और आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है या इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, में हमेशा के लिए आपको काम रहेगा। और साथियों, आज बताना चाहूँगा आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार, खतरनाक, जबरदस्त इतिहास का। मैं बताना चाहूंगा इतिहास का सबसे धांसू पेपर जो है वो आज मैं आपको सामने करवाने वाला हूं। आप सभी को पता होगा कि एसएससी के द्वारा यहां पर पहली बार जो हिस्ट्री में एसएससी के द्वारा पहली बार ड्राइवर का पेपर लिया गया। और आप सभी को पता है एसएससी छक्के छुड़ाती है ना। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जी हां दोस्तों, आप उत्सुक हैं कि कौन सा पेपर है। ये है भाई डीपी पुलिस, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो पेपर था 2022 में, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो मैं आपको यहां पर करवाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो 50% इसमें 100% आए थे, उनमें से 50% ड्राइविंग और व्हीकल मेंटेनेंस के थे। उनको हम ध्यान से वन बाय वन देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेशन रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न, एक वाहन में साइड मिरर का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है, यानी इन ए व्हीकल व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ साइड मिरर। साइड मिरर का सबसे बेस्ट जो है यहां पर उपयोग क्या हो सकता है। सभी को पता है साइड मिरर का सबसे बेस्ट उपयोग होता है वॉचिंग द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे की सीट पे बैठे, कई एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है, पीछे की सीट पर बैठी सुंदर लड़की को देखने के लिए, सुंदर आदमी को देखने के लिए, तो आपको सुंदर आदमी को नहीं देखना, ठीक है। सीएनजी का पूर्ण रूप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो ये सेशन है सटासट फटाफट और कम समय में अधिक जानकारी हमारे हमेशा से हमारा जो फॉर्मूला रहा है उसी के दृष्टिकोण से फास्ट पढ़ाएंगे। जिनको फास्ट पढ़ने से दिक्कत है वो स्पीड कम कर ले भाई, रासर की स्पीड तो ऐसे ही 5G की बराबर ही लगभग चलेगी। संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताजी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़ित किया जाता है और तापमान खालिस्तान तक जाता है। यहां पर पूछा है कि संपीड़न प्रज्वलन मतलब कि कंप्रेशन इग्निशन, मतलब कि डीजल इंजन की बात हो रही है, समझ पा रहे हैं ना आप। डीजल इंजन को सीआई यानी कि कंप्रेशन इग्निशन बोला जाता है क्योंकि यह संपीड़न के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो यहां पर यह कहा है कि संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताजी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक उसको दबाया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। तो उसका तापमान कितना हो जाता है, तो ऑलमोस्ट इसका जो तापमान है 538 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इंग्लिश की बात करते हैं, इन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन फ्रेश एयर इज कंप्रेस्ड टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर and the temperature goes up to 538 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4, कितना बड़ा प्रश्न है देखो। इतिहास का सबसे खतरनाक पेपर मैं आपको यहां पर करवाने जा रहा हूं। इतिहास के सबसे बड़े बोर्ड एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यह पेपर लिया गया है। यह आसान और त्वरित संचालन के लिए हॉर्न, लाइट और वाइपर के लिए स्विच प्रदान करता है। यह सुरक्षा के लिए बंधने वाला है जो समाघात में गिर जाता है और चालक को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। यह स्टीयरिंग सिस्टम के किस भाग की बात की जा रही है, आप सभी को पता होगा कि समाघात में गिर जाता है चालक को चोट, मतलब कि यहां पर एयरबैग भी होता है ना। तो वे कौन से भाग की बात की जा रही है। स्टीयरिंग सिस्टम के पास में एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है, हॉर्न का, लाइट का, वाइपर का स्विच होता है और जो एयरबैग वाला भी सिस्टम होता है। तो उस भाग को क्या नाम से जानते हैं, स्टीयरिंग कॉलन। स्टीयरिंग कॉलन ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं बात करता हूं स्टीयरिंग कॉलन में, जो माना कि ये स्टीयरिंग कॉलन है, इसमें दो साइड में स्विच होते हैं, ये इधर का राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, इनको कॉम्बिनेशन स्विच बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्विच बोलते हैं, जो कि आपके लाइट या वाइपर के लिए होते हैं, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही गजब का पेपर है, आपको समझ में आ रहा होगा। भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन खालिस्तान पृष्ठभूमि पर रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। अब देखो इसका आंसर डी है। अब मैं यहां पर पीला रखूंगा यानी कि येलो रखूंगा और यहां ग्रीन रखूंगा, तो इसका देखो अर्थ का अनर्थ निकल रहा है। भारत में बैटरी चालित परिवहन वाहन है, येलो पृष्ठभूमि पर ग्रीन रंग में, गलत है ना। अब देखो इंग्लिश का पढ़ो आप। In India, all battery operated transport vehicles shall display their registration mark in yellow color on green background। इंग्लिश वाला देखो अब, यानी बैकग्राउंड ग्रीन है और ग्रीन पर येलो कलर में अंक और अक्षर होंगे।
है ना। तो ये इंग्लिश वाला देखना, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत करके आए हैं, हालांकि जिसने इस ग्रीन को देख लिया है ना, ग्रीन को देखते ही बाकी तीन तो गलत ही हो जाते हैं। तो समझदार व्यक्ति तो खोपड़ी में छेद करके आया है इस पर्सन की, लेकिन बाकी जो कम समझदार है वो इसको गलत करके आए। कमेंट सेक्शन में बताएं किस किसका गलत हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, अगर बैटरी से कोई गाड़ी चल रही है और वो अगर प्राइवेट व्हीकल है तो इसका जो नंबर प्लेट तो आपको पता है ग्रीन होगी, और नंबर प्लेट ग्रीन के ऊपर इसके व्हाइट अंक और अक्षर होंगे। वही बात करते हैं कॉमर्शियल व्हीकल की, तो यहां पर नंबर प्लेट तो ग्रीन ही होगी लेकिन अंक और अक्षर येलो कलर में होंगे। समझ पा रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भाग नहीं है? एयर कंडीशनिंग सिस्टम यानी एसी जो गाड़ी में लगी होती है उसका पार्ट नहीं है। अब आप सभी को पता होगा कि एक तो होता है इवेपोरेटर, इवेपोरेटर सबसे ऊपर, जो कि ठंडा हवा को ठंडा करके अंदर भेजता है। एक होता है कंप्रेसर, COMP लिख रहा हूं मैं इसको, कंप्रेसर। एक होता है कंडेंसर, COND लिख रहा हूं मैं केवल, ठीक है। और इसके अलावा एक रिसीवर ड्रायर होता है, RD रिसीवर ड्रायर होता है। एक एक्सपेंशन वॉल होता है, ठीक है। ये 4-5 चीजें एसी के पार्ट होते हैं। तो रिसीवर ड्रायर हो गया, अल्टरनेटर नहीं होगा, ये तो बैटरी को चार्ज करता है। कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर एक प्रकार की मोटर होती है जो कि इंजन शाफ्ट पर लगी पुली के माध्यम से, फैन बेल्ट है, वी बेल्ट के माध्यम से घूमती है। अब ये कंडेंसर क्या हो गया? कंडेंसर एक प्रकार का जैसे रेडिएटर का छत्ता होता है ना, रेडिएटर के पास में ही रेडिएटर की तरह ही लगा होता है, उसे हम कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटर गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। समझ में आया ना कि एसी के पार्ट कौन कौन से होते हैं? दोबारा से बता दूं, इवेपोरेटर EVPR लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कंप्रेसर COMP लिख रहा हूं, ठीक है। कंडेंसर COND लिख रहा हूं, कंडेंसर। अब इसके अलावा RD रिसीवर ड्रायर लिख दिया। एक एक्सपेंशन वाल्व। ये 5 भागों के नाम आपको याद रखना। समझ में आया नहीं आया? एसी के 5 पार्ट होते हैं मेन। वाहन की संपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में खालिस्तान चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है। In the case of complete or frameless construction of the vehicle, it is an integral part of the chassis. तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है चेसिस के साथ बॉडी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरकी परिवर्तक, देखो नाम कितना अच्छा है, अच्छी बात है, कोष्टक में दे दिया, कैटेलिक कन्वर्टर। इसका नाम ही उत्प्रेरकी परिवर्तक हिंदी में होता है। से लेस वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को कम करता है। कौन? आप सभी को पता है, बात आई है पेट्रोल इंजन की। तो पेट्रोल इंजन का सबसे एक होता है डीजल इंजन, एक तो होता है डीजल। डीजल सबसे घातक क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन करता है। पेट्रोल क्या करता है? शीशा करता है। दोनों के अलग अलग नुकसान है। अब बात आती है गैसों की, तो गैसें तो दोनों ही CO खतरनाक गैस पूछे तो दोनों ही इंजन है वो CO खतरनाक वाली गैस निकालते हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपको अंतर करना हो तो डीजल इंजन पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा छोड़ता है, कण जो कि विषण करते रहते हैं, आपकी त्वचा की चिपक जाते हैं, श्वास में अंदर चले जाते हैं, तो ये डीजल इंजन से होता है। पेट्रोल इंजन शीशा छोड़ता है, इसलिए जो शीशा है ना, लेड, इससे बहुत घातक बीमारियां हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो ये शीशा होता है इस कैटेलिक कन्वर्टर की प्रभावशीलता को कम कर देता है, जिससे कि वाहन से निकलने वाला प्रदूषण कैटेलिक कन्वर्टर उसको कम नहीं कर पाता और वो खतरनाक होता है। व्हीकल्स इक्विप्ड विथ ए कैटेलिक कन्वर्टर मस्ट यूज अनलेडेड पेट्रोल एज रिक्त स्थान reduced the effectiveness of the catalyst। तो हो जाएगा लेड, ठीक है, यहां पे लेड भरना आपको। खालिस्तान का उपयोग इंजन के RPM के पठन के लिए किया जाता है। इज यूज्ड टू रीड द RPM ऑफ द इंजन। सीधी बात है, सभी को पता है, टेकोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा टेकोमीटर है, इसको RPM मीटर के नाम से भी जानते हैं। RPM मीटर कह दो, टेकोमीटर कह दो, है ना। घूर्ण चाल मापी एक नाम और है, घूर्ण चाल मापी, है ना, इसकी का नाम है। और ये इंजन की शाफ्ट के चक्कर बताता है, इंजन की शाफ्ट के चक्कर बताता है। इसकी पहचान है, इस मीटर में गुणा 1000 लिखा होता है, क्योंकि ये एक मिनट में जो चक्कर होंगे, RPM होंगे, वो प्रति मिनट काउंट करता है कि इंजन की जो शाफ्ट है वो 1 मिनट में कितनी घूम रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? माना कि बहुत चौड़ी सड़क है तो यहां पर इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब ये माना कि फुटपाथ है, ये भी इधर फुटपाथ है, बहुत चौड़ी सड़क है, तो आप यहां पर बराबर में खड़ा कर देंगे। अब अगर आगे ढलान है तो टायर को इधर मोड़ देंगे,
है ना, आगे ढलान है, ढलान की ओर मुंह किया हुआ है तो टायरों को आप इस डिवाइडर की ओर मोड़ देंगे। और ढलान चढ़ान की ओर मुंह है, चढ़ान की और जैसे ये इधर गाड़ी जा रही है और चढ़ान इधर चढ़ान है, तो आप क्या करेंगे, तो भी आप इधर करेंगे, डिवाइडर इधर इधर करेंगे। और डिवाइडर माना मैं बताऊं दोबारा से, एक यहाँ ये आपकी ये है, ठीक है, और इधर चढ़ान है और यहां इधर ढलान है, ठीक है। अब आपकी गाड़ी अगर इधर जा रही है तो आपको क्या करना है, अब देखो गाड़ी नीचे जा सकती है ना, तो इसलिए क्या करेंगे हम यहां पर ऐसे कर देंगे इस टायरों को, तो जैसे टायर हल्की सी गाड़ी नीचे जाएगी यहां टच हो जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। अब यहीं अगर यहां है, अब ढलान किधर है, इधर है, तो गाड़ी के टायरों को इधर कर देंगे आप, मतलब आगे के टायर है वो डिवाइडर से आप इस प्रकार से मोड़ के स्पर्श करवा देंगे ताकि गाड़ी वहां से हिले नहीं। बाय द वे ब्रेक फेल हो जाए, गियर में से न्यूट्रल हो जाए तो, है ना, तो यहां पर आनत यानी इंक्लाइंड जो पार्किंग है वो बढ़िया होती है, इंक्लाइंड होती है, डिक्लाइंड होती है, दोनों ही पार्किंग अप हिल एंड डाउन हिल, ढलान और चढ़ान वाले मामलों में काम आती है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ पार्किंग इज मोर सुइटेबल ऑन ए वाइड रोड, चौड़ी सड़कों पर इंक्लाइंड पार्किंग की जाती है, ठीक है। वैसे जो पैरेलल पार्किंग है और इंक्लाइंड पार्किंग में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, सभी को पता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज दिस सिंबल इंडिकेट, स्टॉप का संकेत है, रुकिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस शुड यूज अवॉइड ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग कब नहीं करनी चाहिए, वक्र कर्व ऑन द कर्व यानी कि मोड़ पर कभी भी नहीं करनी चाहिए, जब सामने दिखता है वक्र मोड़ के बाद में आप अपने आगे वाले चालक से सिग्नल मिलने पर, तो ये तीनों में कर सकते हैं लेकिन मोड़ पर नहीं कर सकते। लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद कितने दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, सभी को पता है लर्नर लाइसेंस 6 माह के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसके लिए आप आवेदन जो करते हैं वो 30 दिन से लेकर 180 दिन के भीतर कभी भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी तिथि से खालिस्तान दिनों के भीतर किया जाएगा। इस तरह आप गाड़ी लाते हैं डीलर से तो आप तुरंत क्या है भाई, पहले दिन तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा कहां से, आज तो आपने खरीदी है, 2-4 दिन का तो लग ही जाएगा ना, तो इसके लिए आपको डिलीवरी की तिथि से 7 दिनों के भीतर आपको पंजीकरण है वो करवाना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा आरसी से संबंधित जो अपराध है धारा 192 और धारा 192 बी से संबंधित है, ठीक है ना, और धारा 39 है, इसमें क्या कहा गया है कि आप आरसी बनवाएंगे, ठीक है। तो तीनों धाराओं को याद रखना है। यहां पे गोल आकृति में सीधा एरो है, मतलब सीधा चलना कंपलसरी है, ब्लू सर्कल है ना, आदेशात्मक चिन्ह है, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहां पे आगे बढ़े, गो अहेड, सीधे चलते रहें, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। एक कार आईसी इंजन में उत्प्रेरकी परिवर्तक यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य होता है, भी कैटालिटिक कन्वर्टर को क्यों लगाया जाता है, आप सभी को पता है पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण को कम करना, मतलब प्रदूषण को कम करना, यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर इन ए कार आईसी इंजन, तो रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो कितना बड़ा प्रश्न है यार, इतना गजब का प्रश्न। देखो पीयूसीसी प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पीयूसी सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर ए, यदि किसी वाहन के पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। प्रदूषण जांच 2 नंबर देखते हैं, प्रदूषण जांच के दौरान यदि कोई वाहन निर्धारित मानदंडों से अधिक प्रदूषणकारी पाया जाता है तो वाहन में आवश्यक मरम्मत और ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अगर आपका वाहन पीयूसी चेक करवाने गया है, वहां पर ट्यूनिंग की दिक्कत है, आवाज अगर इंजन की सही नहीं है, इंजन धुआं दे रहा है, तो वहां पर वाहन की मरम्मत और ट्यूनिंग की आवश्यकता होगी और आपको करवानी पड़ेगी। इसके लिए 7 दिन का समय भी आपको मिलता है, 7 दिन के बाद में तुरंत आपको गाड़ी को दोबारा से विथ पीयूसी आपको दोबारा से दिखाना पड़ेगा, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा है तो उसे बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के भी चलाया जा सकता है, नहीं, गलत है ये। चाहे आपका वाहन प्रदूषण कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते। गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंजीकरण की तिथि से 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होगा। अब देखो प्रथम पंजीकरण यानी कि गाड़ी नई खरीदने पर, यहां पर एक चीज सपोज करना, नई गाड़ी को पीयूसी से छूट नहीं है, लेकिन आप सबको पता है जब इंजन नया होगा, गाड़ी नई होगी, तो उसकी टेस्टिंग के बाद ही गाड़ी बाहर आएगी, है ना। तो कंपनी खुद उसका पीयूसी सर्टिफिकेट बना के देती है कि भाई ये गाड़ी है, पोल्यूशन नहीं कर रही है, नई गाड़ी एकदम, और हमने इसको टेस्ट कर लिया है। इसीलिए नई गाड़ी को 1 साल तक पीयूसी प्रमाण पत्र से छूट होती है।
छूट नहीं होती, एक्चुअल में उसका बना हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी भी सही है, तो सी गलत हो जाएगा, समझ गए ना। वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अगल बगल में से विशिष्ट पैटर्न पर नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रेगुलर रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल टायर्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक और साइड टू साइड इन ए स्पेसिफिक पैटर्न कॉल्ड? टायर रोटेशन, टायर क्रमावर्तन, टायर को रोटेट करना। अब टायर रोटेशन कब करना चाहिए? तो हर गाड़ी का अलग अलग टाइम होता है। जैसे छोटी गाड़ियों में बात करते हैं या बड़ी गाड़ियों में बात करते हैं, अभी एक एसकेएनयू में पेपर में एक पर्सन आया एसकेएनयू में, तो उसमें 10,000 को राइट आंसर माना गया है कि 10,000 पर आप टायर रोटेशन करेंगे, लेकिन कई गाड़ियों में 5,000 भी होता है अभी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। टायर रोटेशन एक इसकी कोई लिमिट नहीं है, हर व्हीकल की अलग अलग होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? देखो आप सभी को पता है प्रदूषक होते हैं जो, एक सेकेंडरी पॉल्यूशन होता है, एक प्राइमरी पॉल्यूशन होता है। तो यहां पर देखो मैं बात करता हूं, एक तो एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, एक सल्फर ऑक्साइड होता है, सल्फर ऑक्साइड हो गया, एक आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये तो होते हैं प्राइमरी, या अब मैं ऑक्सीजन को कह दूं, हाइड्रोजन को कह दूं, ठीक है, और कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कह दूं, है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कह दूं। तो ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी। अब सेकेंडरी कौन से होते हैं? जैसे कि फोटोकेमिकल होते हैं, फोटोकेमिकल, एक तो ये हो गया, एक आपके ओजोन हो जाता है, ओजोन, ठीक है, और एक आपका लेड हो गया। ये तीन जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20, गोल आकृति लेफ्ट में एरो जा रहा है, मतलब आपको लेफ्ट में मुड़ना है, सीधी बात, मतलब टर्निंग लेफ्ट इज मैंडेटरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबॉलिक सिंबल इंडिकेट? टर्निंग लेफ्ट इज मैंडेटरी यानी एक अनिवार्य संकेत है, अनिवार्य भी कह सकते हैं और आदेशात्मक संकेत भी है। आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर खालिस्तान से बने होते हैं। द पिस्टन ऑफ आईसी इंजन आर जनरली मेड ऑफ। जो आईसी इंजन के पिस्टन होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं, सभी को पता होगा, है ना। एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम मिश्र धातु, यानी कि इसमें लोहा भी मिला होता है और एल्यूमिनियम भी होती है, दोनों का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन वाहनों में संवहन का मुख्य उद्देश्य ना कि द्वितीय उद्देश्य? मतलब इसमें देखो प्रश्न को कंफ्यूज कर दिया, ना कि द्वितीय उद्देश्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन इन व्हीकल्स एंड नॉट ए सेकेंडरी पर्पज? सेकेंडरी पर्पज नहीं होता, मेन काम क्या है? लुब्रिकेंट जो इस्तेमाल करते हैं, इंजन ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो मूविंग करते हैं, मूविंग के दौरान वो रगड़ खाते हैं जिससे कि वो अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाते, और उनके बीच में जो रगड़ होती है उसको कम करने के लिए, मतलब चिकनाई प्रदान करने के लिए यहां पर हम इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं गतिमान भागों के बीच में घर्षण को उसके न्यूनतम मान तक करना, ताकि शक्ति की हानि कम से कम हो। भी जब इंजन पावर देगा और अगर पार्ट्स के बीच में घर्षण होगा तो वो जहां पे जो एनर्जी है वो लॉस्ट होती रहेगी। इसीलिए अगर चिकनाई होगी तो अधिक से अधिक इंजन की पावर को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो गतिमान पुर्जे होते हैं वहां पर हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, और इसी लुब्रिकेंट को हम इंजन ऑयल या संवहन ऑयल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स टू इट्स मिनिमम वैल्यू सो दैट लॉस ऑफ पावर इज मिनिमाइज्ड, यानी कि जो पावर का लॉस होता है उसको कम से कम यहां पे किया जा सके। प्रश्न संख्या हमारे पास में 23 आ चुका है। निम्नलिखित में से किस ब्रेक को सर्विस ब्रेक के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स इज नाउन एज सर्विस ब्रेक? ब्रेक दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे एक तो फुट ब्रेक होते हैं जिसे पार्किंग, दूसरी भाषा में बात करता हूं, एक तो पार्क करने वाले और एक सर्विस ब्रेक। ये दो प्रकार के ब्रेक होते हैं। सर्विस ब्रेक में फुट ब्रेक को इस्तेमाल किया जाता है, पार्किंग ब्रेक में हैंड ब्रेक को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर पूछा है सर्विस ब्रेक का, तो सर्विस ब्रेक में फुट ब्रेक यानी कि जो पांव से हम इस्तेमाल करते हैं उनका यहां पर प्रयोग किया जाता है। अमूमन मैं बात करता हूं यहां पे जो बात ब्रेक किया जाती है, तो एलएमवी गाड़ियों में मोस्टली हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। एचएमवी गाड़ियां हैं इन सभी में मोस्टली एयर प्रेशर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पावरफुल ब्रेक की बात करें तो एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले ब्रेक है वो हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है ना। तो गाड़ी के अकॉर्डिंग पूछिए, सबसे ज्यादा उपयोग, सबसे पावर का पूछिए तो अपने हिसाब से। अब आपको सारी चीजें मैंने बता दी है, आपको समझ में आई होगी। समझ में आई या नहीं आई? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स इज नाउन ए सर्विस ब्रेक? फुट ब्रेक। प्रश्न संख्या 24,
खालिस्तान का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि संपीड़न चरण के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करना होता है। यानी जो यहां पर सीधी बात है, चिंगारी की बात आते ही हम कह सकते हैं कि पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क का काम कौन करता है? स्पार्क का काम करता है प्रज्वलन इग्निशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से क्या ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रिगर द ब्रेक वार्निंग लाइट? यानी जो ब्रेक की वार्निंग लाइट है कब ऑन हो सकती है? जब ब्रेक में समस्या हो, ब्रेक जब काम न कर रहे हो, ब्रेक फ्लूइड अगर कम हो जाएगा तो यहां पर ऐसा होगा। तो ब्रेक फ्लूइड का स्तर अगर कम हो गया है तो लो ब्रेक फ्लूइड लेवल की स्थिति में यहां पर ब्रेक वार्निंग लाइट इंडिकेट देगी और आपको ये वार्निंग देगी कि भी ब्रेक फ्लूइड कम हो गया है, आपको इसको चेक कर लेना चाहिए। तो ब्रेक ऑयल का लेवल अगर कम हो जाता है तो यहां पर वार्निंग लाइट होगी। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में सामान्य गतिविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल एक्टिविटी इन ए वर्कशॉप? यानी कि जब आप किसी काम को करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, तो वहां पर कौन से काम होते हैं और कौन सा नहीं होता है। तो यहां पर कौन सा काम नहीं होता है वो पूछा गया है। तो तेल बदलना यानी चेंजिंग ऑयल बिल्कुल होता है। माइनर इंजन ट्यून अप, इंजन की ट्यूनिंग, आवाज को सही किया जाता है। व्हीकल वॉश एंड वॉश प्रोसेस, ये भी यानी धुलाई भी होती है। ईंधन टैंक भरना, टैंक है वो पेट्रोल पंप पे भरा जाता है, न कि यहां पे सर्विस स्टेशन पे। तो यहां पे इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील के टर्निंग मोशन को स्टीयरिंग लिंकेज के लिंक रोड के आगे पीछे की गति में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है ये आपको बताना है। तो यहां पर सभी को पता है कि जो स्टीयरिंग का जो व्हील हम घुमाते हैं वो टायरों को मोड़ता है। तो ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है एक प्रकार का, जो मतलब कि ये जो मतलब ये गति जो एक रेखीय गति है स्टीयरिंग की, इसको जो आगे पहियों को मोड़ने में वृत्तीय गति में परिवर्तन कर रहा है, तो ये होता है एक गियर का काम। किसका काम होता है? गियर का काम। इसीलिए स्टीयरिंग में स्टीयरिंग गियर बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीयरिंग गियर। यानी कि स्टीयरिंग गियर है वो स्टीयरिंग व्हील के टर्निंग मोशन को स्टीयरिंग लिंकेज के लिंक रोड के आगे पीछे की गति में परिवर्तित करता है। ये दो पहिए होते हैं। अब यहां पर एक बार इधर करेगा, एक बार इधर करेगा। इधर लेफ्ट में देखो, इसमें होता क्या है, ये माना कि लेफ्ट है, ये राइट है। अब अगर आपने, दोबारा से बता देता हूं, एक टायर दूसरा टायर, ये लेफ्ट ये राइट, ये रोड इधर एक रोड इधर, माना सॉरी रोड एक ही होती है। अब आपने अगर जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग को अगर आपने लेफ्ट में घुमाया तो राइट की ओर मुड़ेगी गाड़ी, लेफ्ट में घुमाने से राइट में मुड़ेगी, और राइट में घुमाने से लेफ्ट में मुड़ेगी। ये इसका उल्टा होता है। स्टीयरिंग को जिधर घुमाओगे उसके उल्टी साइड में जो है ये गियर काम करता है। गियर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये होता क्या है, आपने इसको लेफ्ट में घुमाया, ठीक है ना, लेफ्ट में घुमाया तो गियर बॉक्स क्या होगा, राइट में घूम के फिर लेफ्ट घूमेगा, तो पहिया क्या है, गाड़ी को फिर लेफ्ट में घुमा देगा। ये टर्निंग मोशन होता है। यहां पे स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं कि मैं एक्चुअल में तो आप क्या देखते हैं, एक्चुअल में आप जब स्टीयरिंग राइट लेफ्ट में घुमाएंगे तो गाड़ी की डायरेक्शन लेफ्ट में जाएगी। लेकिन जो मतलब कि अब ये लेफ्ट में जाने का रीजन क्या होता है, रोड जो है, स्टीयरिंग की जो रोड है ना, लेफ्ट में मोड़ते समय राइट में जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये मतलब जो स्टीयरिंग की जो टाई रोड होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा ये विचार था मेरा। खालिस्तान की कमी से इंजन शोर कर सकता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून भी बदल सकता है। किसके कारण? ड्यू टू लेक ऑफ खालिस्तान द इंजन कैन मेक नॉइज एंड द ट्यून ऑफ द इंजन कैन आल्सो चेंज ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्रिक्शन। यानी कि किसकी कमी से इंजन आवाज करता है और घर्षण को बढ़ा देता है, इंजन की आवाज को बदल देता है। तो सीधी सी बात है, इंजन आवाज कब करेगा, कब शोर करेगा, जब इसमें इंजन ऑयल खत्म हो जाएगा। लुब्रिकेशन अगर समाप्त हो गया है, कम हो गया है, तो इंजन के पार्ट्स घसने लगेंगे, आवाज करेगा, आवाज आएगी, गर्म होगा और गाड़ी का इंजन सीज भी हो सकता है। तो लुब्रिकेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इंजन में, है ना। तो ये सारे काम है, सारी कमियां इंजन ऑयल की कमी से हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जो इंजन होता है, इंजन में लगभग मोस्टली 15W40 ग्रेड का ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं। छोटी गाड़ियों में LMV में बात करता हूं तो लगभग 7 लीटर के आसपास, और हेवी गाड़ियों में HMV में बात करता हूं तो यहां पर लगभग 11 से 15 लीटर के आसपास इंजन ऑयल आता है।
प्रश्न संख्या 29 है, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता खालिस्तान वर्षों के लिए होती है। सभी को पता है आपका डीएल अगर 1 साल से कम, 1 से कम तक वैलिड है तो यहां पर आपका जो अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस भी उतनी अवधि तक रहेगा जब तक आपका डीएल है। लेकिन अगर आपका डीएल 1 से ज्यादा वैलिड है, 1 साल से ज्यादा तक, तो आपका जो आईडीएल होगा, सॉरी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आईडीपी, तो ये 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है, 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। अगर आपका लाइसेंस जो मुख्य लाइसेंस है वो अगर पहले समाप्त हो जाता है ना, तो इसको भी जो है मतलब उससे पहले भी समाप्त इसको माना जाता है। मतलब आपका मेन लाइसेंस अगर पहले समाप्त हो गया तो आईडीपी भी पहले समाप्त हो जाएगा। तो एक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1 साल। ठीक है, यानी आईडीपी है वो 1 साल के लिए जारी किया जाता है, सीधे शब्दों में। दूसरी बात, आईडीपी जो होता है इसके आवेदन की बात करते हैं, फॉर्म संख्या 4A में होता है, जारी फॉर्म संख्या 6 में होता है। ये क्यों जारी किया जाता है? 1949 में जो एक समझौता हुआ था जिनेवा में, वो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ और ये नियम बनाया गया कि भाई आप एक दूसरे देशों के साथ में जो लाइसेंस वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भी लाइसेंस तो लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाना अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो यानी कि यहाँ जारी किया गया लाइसेंस है वो दूसरे देशों में काम में लेंगे और उनको वहां पर ड्राइविंग की जो है प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होगी। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तय की गई दूरी, यहां पर पूछा है कि भी गाड़ी ने कितने किलोमीटर चल दी है, तो ऐसा किलोमीटर कौन सा मीटर बताता है? ओडोमीटर बताता है। स्पीडोमीटर तो स्पीड बताता है, टेकोमीटर आरपीएम बताता है ना। तो ओडोमीटर क्या बताएगा? किलोमीटर, कितने किलोमीटर गाड़ी ने दूरी तय कर ली है, तो ये ओडोमीटर बताता है। मोटर वाहन अधिनियम में दंडात्मक धारा के तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगता है। Under the penal section of Motor Vehicle Act, a fine is imposed for driving without a license. आप सभी को पता होगा धारा जो 3 है वो लाइसेंस के बारे में नीड ऑफ डीएल, ठीक है। धारा 4 एज के बारे में उल्लेख करती है और यहाँ पर धारा 5 मालिक के संबंध में उल्लेख करती है कि कोई भी मालिक बिना डीएल वाले व्यक्ति को गाड़ी नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसा उल्लंघन करता पाया जाता है तो धारा 181 यहाँ पर धारा 3 और 4 का उल्लंघन करने पर लगाई जाती है बिना डीएल, यानी 3 क्या है? लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चला सकते। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर उल्लंघन करते हैं तो 5,000 का जुर्माना, 3 माह तक की कैद भी आपको हो सकती है या दोनों भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक मोड़ के पास पहुंचते समय चालक व्हेन अप्रोचिंग ए टर्न द ड्राइवर, उसको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है कि वहां पर मोड़ के पास में आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट ओवरटेक व्हीकल अहेड, यहां पर है मस्ट ओवरटेक एट स्लो स्पीड विदाउट हॉकिंग, यानी आप बिना किसी हॉर्न के धीमी गति से ओवरटेक कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। मोड़ में लगातार हॉर्न बजाते हुए ये भी नहीं करना चाहिए, लगातार हॉर्न बजा तेज गति से ये भी नहीं है, मतलब लगातार तो हॉर्न कभी भी बजाना ही नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन यानी अंतर्दहन इंजन के संयंत्र का कार्य नहीं है, मतलब इंजन ऑयल का काम नहीं है, सीधी बात यह है। गतिमान भागों के टूट फूट को कम करना, बिल्कुल ये काम होता है। गतिमान भागों के बीच घर्षण को कम करना, ये भी काम होता है। कार में परफ्यूम की महक, यार परफ्यूम तो परफ्यूम लगाना पड़ेगा, इंजन ऑयल परफ्यूम कैसे दे सकता है? उपहरण यानी कुशनिंग प्रभाव प्रदान करने के लिए, मतलब लचक देगा ताकि जो पार्ट्स होंगे मूविंग पार्ट वो टूटने फूटने से बच सकते हैं। तो लुब्रिकेशन क्या है? उनको आसानी से इधर उधर होने में मदद करता है। तो कुशनिंग जो प्रभाव इफेक्ट है वो भी देता है। प्रश्न संख्या 34, भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों के अनुसार डीजल इंजनों को अपने पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को खालिस्तान प्रतिशत तक कम करना होगा। यानी जो BS6 की जो गाड़ियां हैं इसमें अब देखो पार्टिकुलेट मैटर आ गया तो डीजल इंजन होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था डीजल गाड़ियों में पार्टिकुलेट मैटर निकलता है और पेट्रोल इंजनों में क्या निकलता है? लेड यानी शीशा निकलता है। ठीक है, ये एक मतलब खतरनाक वाला पोजीशन अलग अलग दोनों इंजनों में मैंने बताया था। तो अब जब जैसे कि जो पेट्रोल इंजन होगा उसके लिए तो शीशे को कम करना होगा उत्सर्जन में, और डीजल इंजन होगा इसमें पार्टिकुलेट मैटर को कम करना होगा। तो जो पीएम है इस पार्टिकुलेट मैटर को एसपीएम भी बोल देते हैं भाई, इसके बारे इसको एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, या इसको पार्टिकुलेट मैटर बोल देते हैं। तो इसको BS6 जो है इसमें 82% तक आपको कम करना पड़ेगा, यानी नए के बराबर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा एक टाइप है जो गाड़ी को चला नहीं सकता, ईंधन नहीं है, मतलब फ्यूल नहीं है, फ्यूल के रूप में काम नहीं आ सकता। पेट्रोल भी है, सीएनजी भी है, डीजल भी है, पीएनजी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हीकल फ्यूल? तो मैं थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूं क्योंकि समय का थोड़ा सा मतलब शॉर्टेज सभी के पास में रहती है, कम समय में अधिक जानकारी हमेशा से फार्मूला रहा है।
निम्नलिखित में से क्या धूम कोहरे यानी स्मोग के उत्पन्न होने का कारण होता है? धूम कोहरा किसके कारण यहां पे जो उत्पन्न होता है ना? इंसेंट्रस और इमिशंस, ये दोनों चीजें यानी कि भस्मक और उत्सर्जन, दोनों के कारण ही यहां पे धूम कोहरा स्मोग है वो बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, कीप लेफ्ट का संकेत है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है और यहां पर सभी जानते भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बाएं रहकर चलना अनिवार्य, यानी कि इट इज मैंडेटरी टू कीप लेफ्ट। प्रश्न 38, स्टॉप का संकेत है। इस पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम जो शिफ्ट है इसमें 2 बार ये प्रश्न आ गया। देखो स्टॉप संकेत का 2 बार प्रश्न आ गया है, एक तो शुरू में आया था, एक अभी आया है। तो ठहरिए, यहां पर देखो वहां पर क्या था, वहां पे स्टॉप था और यहां पे वेट था, दोनों में अंतर करना भाई। एक जगह वेट आया है, वेट यानी क्या है, रुक कर इंतजार करना, तो स्टॉप का भी मतलब यही हुआ। मतलब दोनों जगह देखो अलग अलग चीजें दी है, एक जगह तो वेट लिखा है और एक जगह स्टॉप रुका है। वहां पे हिंदी में क्या था, रुकिए, वहां पे हिंदी में था रुकिए, यहां है ठहरिए, थोड़ा सा रुकिए मतलब थोड़ा सा ठहरिए, यहां पे ठहरो मतलब वेट करो। यहां पर ठहरने का मतलब वेट से लिया गया है और रुकने का मतलब स्टॉप से लिया गया है, तो दोनों में आपको अंतर नहीं समझना है, ठीक है। प्रश्न 39 कितना बड़ा प्रश्न है भाई साहब, देखो आप यहां पे, है ना, प्रश्न को पढ़ते पढ़ते 2 मिनट लग जाएगी। वैध पीयूसी प्रमाण पत्र होने के बावजूद यदि कोई वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए पाया जाता है तो वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है और उसके मालिक को सीएमवी नियमों के नियम 116 के तहत दिनों के भीतर एक नया पीयूसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपको कितने दिनों के भीतर नेक्स्ट दोबारा से पीयूसी प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसकी वैलिडिटी होती है 7 दिन। यानी कोई पीयूसी है आपके पास में और कोई गाड़ी रुका के पीयूसी चेक करते हैं, तो वाहन अगर पोल्यूशन करता है तो आपको दोबारा से निर्देश दिया जा सकता है कि गाड़ी को ठीक करवाइए और दोबारा से फिर से मुझे चेक करवाइए, है ना। तो इसके लिए 7 दिन का आपको टाइम मिल सकता है। आपको गाड़ी की ट्यूनिंग और इमिशन जो सिस्टम है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसको ठीक करवाना होगा और जो गाड़ी में जो मतलब इंजन है, इंजन की कार्य प्रणाली को भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ताकि जो इंजन ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है तो उसका कारण है उसको हटाया जा सके। तो यहां पर आपको 7 दिन का टाइम मिलता है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो धारा 190 की उपधारा 2 के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि पीयूसी नहीं होने या पीयूसी से संबंधित अपराध अगर करते हैं, या आपका जो वाहन है, आपका वाहन अगर प्रदूषण कर रहा है तो यहां पर आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो यहां पर धारा 190(2) इसका उल्लेख करती है जुर्माने का, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व का एक घटक होता है, सभी को पता है। यहां पे इंजन होता है, ये इंजन होता है, इंजन के चारों ओर जो वाटर जैकेट होते हैं यहां से निकला, यहां पे रेडिएटर होता है और यहां से तो इंजन की ओर पानी जाता है, यहां आता है, तो यहां पे थर्मोस्टेट वाल्व होता है। थर्मोस्टेट वाल्व के माध्यम से रेडिएटर में पानी आता है, ये आपका रेडिएटर है। तो ये थर्मोस्टेट जो वाल्व होता है कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, त्रिभुज में क्रॉस बना हुआ है मतलब चौराया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीआई इंजन के लिए ईंधन सप्लाई घटक नहीं। देखो एक तो होता है सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन, एक होता है एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन, ये तो होता है पेट्रोल इंजन, ये होता है डीजल इंजन। तो यहां पे सीआई इंजन की बात है ना, तो ये मतलब डीजल इंजन की बात हो रही है। तो डीजल इंजन में जो फ्यूल सप्लाई होती है इसका पार्ट कौन सा नहीं है? सबसे पहले तो टैंक होता है, आपको पता है टैंक होता है, इसके बाद फ्यूल फिल्टर होता है, फ्यूल फिल्टर, इसके बाद में फिल्टर के बाद में फ्यूल फीड पंप एफएफपी होता है, और इसके बाद में एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये 3 पार्ट मोस्टली आपको याद रखना है। फ्यूल जो आपके फ्यूल फिल्टर हो गया, फ्यूल फीड पंप हो गया और फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, 3 होते हैं। अब इसमें देखो ईंधन लाइन भी आ गई, ईंधन टैंक, एयर क्लीनर, ईंधन इंजेक्टर। इंजेक्टर है वो फ्यूल इंजेक्टर है, वो फ्यूल इंजेक्शन के बाद लगे होंगे एफआई, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सी एयर क्लीनर यहां पे फ्यूल सप्लाई का पार्ट नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 43, जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के साथ समीप आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी बात है, लाल या ब्लू, रेड या ब्लू अगर लाइट के साथ में कोई अगर वाहन आ रहा है तो आपको यार अपनी गाड़ी की गति को धीमी करना है और उसको रास्ता देना है, क्योंकि वो एक आपातकालीन वाहन हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखें और गति धीमी करें। कीप योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड एंड स्लो डाउन। आपको कीप लेफ्ट रहते हुए आपको यहां पर गति धीमी करके उसको आगे निकलने में सहायता करनी है।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धारा 194 ई आपको पता ही है और 10,000 रुपए की फटकार लगाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्न संख्या 44, ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम। अब देखो यहां पे हम पढ़ते हैं रेड, येलो, ग्रीन। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए यहां पे सबसे पहले कि यहां पे तो यार रेड के बाद में येलो था, है ना, यहां पर रेड के बाद में येलो था। अब देखो एक चीज बताओ, ये जो लाइट है यहां पर मैं बात करता हूं, सबसे पहले ग्रीन लाइट है, माना कि सबसे पहले ग्रीन लाइट ऑन है। अब अगर लाइट ऑन करनी होगी तो सबसे पहले, अब इसके बाद में येलो लाइट होगी, इसके बाद में रेड होगी, रेड के बाद में फिर से ग्रीन हो जाएगी और ग्रीन के बाद में फिर से येलो। तो इस ग्रीन से पहले क्या थी, यहां भी रेड थी और इससे रेड से पहले येलो थी। अब देखो अब इसका सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना वो येलो के बाद में रेड, रेड के बाद में ग्रीन, ग्रीन के बाद में फिर से येलो, येलो के बाद में रेड और रेड के बाद में वापस ग्रीन। अब इसका क्रम देखो आप, क्रम क्या है। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है, रेड ग्रीन येलो बैठ रहा है क्या, रेड ग्रीन येलो बैठ रहा है ना, यही तो बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये नहीं देखना कि यार सिग्नल है, लाइट में ऊपर रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, ऐसा नहीं बताना। यहां पर आपको इसको ध्यान रखना थोड़ा सा कि यहां पर रेड हो गया, रेड ये मतलब कि ये इसको 1 नंबर माना गया है, इसको 2 नंबर माना गया, इसको 3 नंबर माना गया है, मतलब ये यहां से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब यहां से स्टार्ट, येलो से स्टार्ट कर दो, येलो से करोगे तो यहां पर देखो 1 नंबर ये हो जाएगी, 2 नंबर ये हो जाएगी, 3 नंबर ये हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको मतलब सबसे पहले लाइट ऑन सी कौन रहती है, ग्रीन सबसे पहले रहती है। ग्रीन के बाद में जब आपको रोकना हो तो येलो करेंगे पहले, उसके बाद में रेड कर देंगे, मतलब ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद में रेड। अब आपका ट्रैफिक सिग्नल पे क्या है, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। अब देखो GYR, GYR बन रहा है ना, है ना। तो अब इसको सीक्वेंस को GYR को आप कंटिन्यू करो, GYR, GYR, GYR। अब इसमें देखो, अब इसमें जो है रेड ग्रीन येलो, देखो ये सीक्वेंस बन रहा जो कि आपको यहां पर दिया गया है। समझ गए ना मेरी बात, मतलब सीक्वेंस वही है जो ट्रैफिक सिग्नल में है, समझने वाली बात है। देखो रेड, येलो, ग्रीन, ये तो था। तो आप इसको 1 नंबर बता सकते हो, 2 नंबर बता सकते हो, 3 नंबर बता सकते हो, कोई आपकी गलत नहीं कर सकता। 1 2 3 लास्टली फाइनली मैं आपको बता दूं, आप इस सीक्वेंस को रख सकते हो कि सबसे पहले ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। अब इसको आप कंटिन्यू दोबारा कर दो, देखो GYR, GYR, GYR। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, RGB, RGB, देखो ये सीक्वेंस बन रहा है यहां पे, ये बन रहा है देखो, है ना। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं मैं। प्रश्न संख्या 45, खालिस्तान रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जहरीली गैस, इट इज ए कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, पॉइजनस गैस कौन सी है। तो आप चाहे डीजल इंजन की बात हो, चाहे पेट्रोल इंजन की बात हो, दोनों में सबसे खतरनाक जो गैस निकलती है वो CO होती है। अब देखो सबसे ज्यादा कौन सी निकलती है, तो वो तो नाइट्रोजन निकलती है, लेकिन यहां पर सबसे खतरनाक जहरीली पूछिए ना तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या आपके सामने 46 है, यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो क्या करना चाहिए। भाई अगर सड़क पर गाय है तो आपको सावधानी से काम में लेना है, हॉर्न बजा के उसको साइड करना है या आपको साइड से निकलना है। मतलब आपको आदमी अच्छा बनना है, एक अच्छा सुंदर और धैर्यवान आदमी ड्राइवर बनना है। मतलब धीरे धीरे हॉर्न बजाकर उसे सड़क के किनारे करके आगे बढ़ेंगे। हॉर्न बजाने से वो क्या थोड़ा सा इधर या उधर हो जाएगी तो आप एक साइड से आराम से गाड़ी को निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेचन गैसें मतलब कि जो एग्जॉस्ट गैसें होती है कि रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने के लिए होता है। यानी प्यूरिफिकेशन इज डन टू कंट्रोल द एमिशन लेवल्स of various pollutant by changing the chemical characteristic of the gases। यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करता, मतलब प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करता है। सीधी बात है, कैटेलिक कन्वर्टर यानी कि उत्प्रेरक परिवर्तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, एक संपूर्ण ईंधन दहन में हवा में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन को में बदल देता है। किस में बदल देता है, आप सभी को पता है कि जल होता है, वो जल किससे बनता है, एक तो ऑक्सीजन प्लस एक हाइड्रोजन, O और H से बनता है। अब इसमें पूछा क्या, एक संपूर्ण ईंधन दहन में हवा में मौजूद ऑक्सीजन, भी हवा में ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर चलेगी, O2 चली गई, ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन किस में है, फ्यूल में है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये जल में बदल। आप कहोगे गाड़ी में इंजन में जल,
तो ये भाई जल जल नहीं होता, ये वाष्प के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो ये वाष्प के रूप में रहता है, तो जल वाटर इसका जो जवाब तो सी होगा, लेकिन एक्चुअल में ये जल वाष्प के रूप में रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन के शक्ति निर्गत यानी कि पावर आउटपुट मितव्ययिता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन होगा। आप अगर एक आंतरिक दहन इंजन है, इसमें फ्यूल को कम जलाना चाहते हैं, माइलेज अच्छा हो, गाड़ी आवाज कम करे, इसके लिए आप क्या करते हैं? एक इंजन इष्टतम यानी मैक्सिमम पावर जनरेट करे, आउटपुट दे, हमें मैक्सिमम शक्ति दे, तो इसके लिए हम करवाते हैं किसकी ट्यूनिंग करवाते हैं। पहली बात तो आप सभी को पता होगा, जिसे ट्यून शब्द लेता हूं मैं, ट्यून, यार क्या हो गया ये, ट्यून शब्द लेता हूं, TUNE, ट्यून का मतलब होता है आवाज। अब ये आवाज आप किसकी सही करवाएंगे तो गाड़ी का इंजन अच्छा चलेगा? तो इंजन की करवानी है, मिरर का, टायर का, सीट का करवाने से क्या है? इंजन ट्यूनिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंजन ट्यूनिंग का मतलब है इंजन में अगर आवाज में विकृति है, मतलब कि इग्निशन सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है, जो फ्यूल को हम जलाते हैं वहां कहीं ना कहीं टाइमिंग का या और इश्यू है, तो उसको अगर हम सही करवा लेंगे तो गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, कम फ्यूल खाएगी और शक्ति वो ज्यादा देगी। तो इंजन की ट्यूनिंग हम समय समय पे करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो इंजन ट्यूनिंग से इंजन की आवाज जो विकृति आ गई है वो सही हो जाएगी, आवाज कम करेगा और ज्यादा शक्ति पैदा करेगी, शोर कम करेगा और गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा, सारे काम अच्छे होते हैं। यहां पे देखो, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स डज नॉट रिक्वायर पीयूसी सर्टिफिकेट? ऐसे कौन से जो व्हीकल हैं जिनको पीयूसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है? तो सभी को पता है कि यहां पर, यार ये से कहां से आ गया, इंजन ट्यूनिंग, ये नाम यहां आ गया, निम्नलिखित में से किस वाहन को, ये यहां के पता नहीं यार, ये क्या खमेला हो गया यहां पे, है ना। तो इसको तो यहां से हटाओ और इसको पूरे को ही हटाओ यार, कोई दिक्कत नहीं इसका। प्रमाण यानी कि हम इंग्लिश का पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स डज नॉट रिक्वायर पीयूसी सर्टिफिकेट? ऐसे कौन से व्हीकल है जिनको पीयूसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती? तो वो विद्युत वाहन यानी कि बैटरी से चलने वाली जो गाड़ी है उनको पीयूसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं राज सर आप सभी को, मैं राज सर सभी को स्टडी एट होम परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमने दिल्ली पुलिस का फर्स्ट जो शिफ्ट का पेपर है उसका सॉल्यूशन मैंने किया है और आपको ये समझ में आया होगा। और गजब का, सच में बहुत ही शानदार पेपर है और यूट्यूब के इतिहास में मैं बताऊं ऐसा पेपर, इससे जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है इसको किसी ने भी सॉल्यूशन इसको नहीं करवाया है और न ही जल्द करवाने वाला है, क्योंकि पेपर ही कुछ इस तरीके का है ना। पेपर को सॉल्यूशन करवाना हर किसी की बात नहीं है और मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि गजब का पेपर है, गजब का पेपर है और इसको सॉल्यूशन करवाने में छक्के छूटते हैं, पसीना आता है। तो मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है, क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर दिल्ली पुलिस के पेपर अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाले, क्योंकि लोगों को यहां पर सॉल्यूशन करवाना नहीं आ रहा, काफी मेहनत अभी यहां पे करनी पड़ती है। तो आज की इस सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है? आपको ये पेपर कैसा लगा जो हमने मेहनत करी है? हर एक पर्सन को अपनी भाषा में देखो टाइप करके मैंने आपके सामने रखा है। जी हां दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है ओल्ड पेपर सेक्शंस में स्टडी एट होम परिवार का जो ऐप है, इस ऐप के अंदर ओल्ड पेपर में आपको मिल जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर पीडीएफ को पढ़ने का देखो तरीका, यहां पे देखो मैंने एक डिजिट लिख रखा है, यहां पे आपको ये धुंधला दिखाई दे रहा है, ये डिजिट है 11 3 22। अब इसमें देखो बीच वाला जो अक्षर है कितना नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इसमें देखो 3 है ना, 3 का मतलब ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। यहीं अगर ये डिजिट 1 1 4 2 2 होते, मतलब बीच वाला अक्षर क्या है, 4 है, ये होता 1 1 3 1 1, मतलब बीच वाला देखना है, मतलब आपको बीच वाला डिजिट देख के आपको आंसर करना है। मैं इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूं, देखो ये रहा, देखो ये डिजिट रहा, यहां पे मैंने जूम करके दिखाया है, ये डिजिट मैंने लिख रखा है और ये इसलिए स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, ताकि बच्चों को सीधे डायरेक्टली ऑप्शन ना दिखे, वो पहले पर्सन को पढ़े और फिर ऑप्शंस पे जाए। नहीं तो क्या होता है, हम पढ़ते हैं जो आंसर है पहले ही दिख जाता है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी है और एक कोड वर्ड में ये आंसर लिखने का प्रयास किया, तो आप इसको इस प्रकार से रीड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।